वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये दिए गए इंपोर्ट स्टेज के बारे में। ठीक है, इंपोर्ट स्टेज में हम बात कर लेंगे। देखो, हमने लास्ट वीडियो में काफी कुछ देखा था जो कि हमारे प्री शिपमेंट इंपोर्ट स्टेज से रिलेटेड था, प्री इंपोर्ट स्टेज है ना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये जो दिया गया है आगे का जो इंपोर्ट स्टेज है। देखो, दो पॉइंट्स आपके सामने बच जाते हैं, सी एंड डी, ये वाला पॉइंट, राइट। तो ये इसके अंदर क्या दिया है, पोस्ट इंपोर्ट स्टेज। तो ये दोनों के बारे में इसमें डिस्कस कर लेते हैं क्या दिया गया। पहला जो दिया गया है वो दिया है आपका रिसिप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या क्या वहां पे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। देखो, द इंपोर्टर रिसीव द डॉक्यूमेंट सेंड बाय द एक्सपोर्टर थ्रू हिज बैंक डॉक्यूमेंट इंक्लूड, यानी कि यहाँ पे एक्सपोर्टर सेंड करता है इंपोर्टर को और इंपोर्टर रिसीव करता है वो सारे डॉक्यूमेंट। क्या क्या है, पहला बिल ऑफ लैडिंग। मैंने बिल ऑफ लैडिंग के बारे में क्या कहा था कि शिप जो है, शिपिंग कंपनी, अगर वो शिप निकलने वाला है तो मेट रिसिप्ट बनाता है कैप्टन शिप का, और वही चीजें अगर शिपिंग कंपनी बनाए तो उसको कहते हैं बिल ऑफ लैडिंग। नेक्स्ट है पैकिंग लिस्ट, यानी कितने गुड्स, कितनी क्वांटिटी, कौन से चीजों में रखा गया, कहाँ पे रखा गया, पूरा पैकिंग लिस्ट बनाता है। नेक्स्ट है कमर्शियल इनवॉइस, यानी कि पूरा का पूरा कितनी क्वांटिटी है, कितने अमाउंट का है, कौन इसको लेके जा रहा है, कौन से शिप पे जा रहा है, कौन से रूट से जाएगा, किसके पास जाएगा, ये सारा का सारा डिटेल जो कमर्शियल इनवॉइस में लिखा रह जाता है। और सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मतलब कौन से कंट्री से, कौन से बंदरगाह से, कहाँ से निकला है, ये कहलाता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। और लास्ट है सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है चेकिंग ऑफ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। तो सर्टिफिकेट इसका भी ऑप्शन किया जाता है कि गुड्स जो भी है वो एकदम सही है, कोई भी उसमें हानिकारक चीजें नहीं है, वो से रिलेटेड यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन को जारी किया जाता है। नेक्स्ट है बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री का मतलब होता है जब क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स बिल को बनाते हैं कि यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस के द्वारा बनाया जाता है कोई एक बिल की गुड्स आ चुका है, दैट इज नोन एज बिल ऑफ एंट्री। ठीक है, देखो, द बिल ऑफ एंट्री गिविंग डिटेल्स अबाउट नंबर ऑफ पैकेजिंग, क्वालिटी ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बिल ऑफ एंट्री में भी बहुत कुछ लिखा रहता है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि उसके अंदर पैकेजिंग, क्वालिटी ऑफ गुड्स के बारे में, प्राइस के बारे में, गुड्स के प्राइस क्या क्या है उसके बारे में लिखा जाता है। तीसरा है डिलीवरी ऑर्डर। अब डिलीवरी ऑर्डर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है ऑर्डर दिया जा रहा है तो शिपिंग कंपनी डिलीवरी ऑर्डर को पूरा का पूरा डिलीवरी ऑर्डर देता है, उसके ऊपर जो पेमेंट है वो भी करके देता है। देखो, द क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट्स ऑब्टेन डिलीवरी ऑर्डर फ्रॉम द शिपिंग कंपनी, द शिपिंग कंपनी गिव्स द डिलीवरी ऑर्डर ऑन पेमेंट ऑफ फ्रेट। डिलीवरी ऑर्डर हेल्प टू अनलोड द गुड्स फ्रॉम द वेसल्स। ठीक है, तो वेसल्स का मतलब होता है, यहाँ पे वेसल्स का मतलब होगा व्हीकल, जो कि शिप कहलाएगा। ठीक है, नॉर्मली क्या कहलाएगा, शिप कहलाएगा, आप लोग याद रखना, ये वेसल्स होगा। तो इसका काम कौन करता है, शिपिंग कंपनी करता है, जो कि अपना डिलीवरी ऑर्डर देने का काम करता है, और उसके ऊपर जो फ्रेट लगने वाला है, चार्जेस लगने वाला है, जिसको फ्रेट को इसमें बोलेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, वो भी शिपिंग कंपनी पे आउट करता है। तो गुड्स को लोड करना, अनलोड करना, यहाँ पे शिपिंग कंपनी देखेगा। लास्ट है कस्टम क्लियरेंस। अब कस्टम क्लियरेंस करने का काम किसका होता है, कस्टम क्लियरेंस करने का काम इन एजेंट्स का होता है। ठीक है, मतलब क्लियरिंग में फॉरवर्डिंग एजेंट्स का होता है। कस्टम क्लियरेंस का मतलब होता है सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके में वेरीफाई करना, ताकि उसके अंदर कुछ छूट ना जाए और कुछ बाकी ना रह जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कस्टम क्लियरेंस। देखो, the purpose of custom clearance is to get the documents certified from the custom authority. The documents include bill of lading, bill of entry and packaging list. तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं, बिल ऑफ लैडिंग होगा, बिल ऑफ एंट्री होगा, या पैकेजिंग वगैरह, ये सब से रिलेटेड होता है। आगे की बात करते हैं पोस्ट शिपमेंट स्टेज। इसकी बात करते हैं पोस्ट शिपमेंट स्टेज। तो क्या दिया है इसमें, कुछ टोटल 6 पॉइंट्स है। तो नॉर्मली देख लेते हैं 6 पॉइंट्स क्या क्या दिया है। पहला दिया है पोस्ट ट्रस्ट ड्यू। अब पोर्ट ट्रस्ट ड्यू का मतलब होता है, पोर्ट एरिया मैंने बताया था, जैसे देखो स्टेशन की बात किया था, अगर कोई रेलगाड़ी है, यानी कि रेलवे है, तो रेलवे जो है कहाँ पे स्टॉप होता है, ये स्टॉप होता है स्टेशन पे, राइट। अगर मैं वही बात करूँ, एक एरोप्लेन है तो वो कहाँ स्टॉप होता है, वो स्टॉप होता है एयरपोर्ट पे, राइट। वैसे ही अगर मैं बात करूँ इस शिप का, तो ये शिप कहाँ पे स्टॉप होगा, वो स्टॉप होगा इस पोर्ट पे। तो इस पोर्ट का मतलब होता है वाटर पोर्ट, जो भी कहा जाता है। ठीक है, वाटर पोर्ट। तो इस वाटर पोर्ट को ही हम बोलेंगे एक पोर्ट एरिया। ठीक है,
अगर मैं स्टेशन की बात करूं, देखो स्टेशन में अगर आप जाते हो तो रेलवे स्टेशन पे, तो वहां पे देखो पैसेंजर भी होते हैं और गुड्स के भी रिलेटेड होता है। नॉर्मली आपको ज्यादातर पैसेंजर दिखता है, लेकिन गुड्स का भी अलग सेक्शन होता है जहां से सामान वगैरह गाड़ी में लोड किया जाता है। तो वैसे ही वाटर पोर्ट पे भी जो पोर्ट एरिया है, ये पोर्ट एरिया में कुछ ऐसा इलाका है जहां से गुड्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने का काम किया जाता है। तो ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो फ्री में तो नहीं करेगा, वो गुड्स का कुछ ना कुछ तो चार्जेस लेगा, नॉर्मली उस एक्सपोर्टर से या इंपोर्टर से, राइट। तो अगर जो चार्जेस ले रहा है, तो अगर आपके गुड्स आए हैं तो सबसे पहले उस पोर्ट वाले को जितना चार्जेस बनता है उसका उसका पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद आप उस गुड्स को लेके जा सकते हो एक जगह से दूसरे जगह पे, राइट ना। तो कस्टम एंड क्लियरेंस एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स क्या देखता है, वही देखता है कि अगर आपने गुड्स मंगवाया है तो सबसे पहले आप इसका पेमेंट करो। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप गुड्स को लेके नहीं जा सकते हो। तो सबसे पहले जो भी ड्यूज होगा, मतलब जो भी ड्यूज होगा, उस ड्यूज का मतलब उधारी, मतलब बाकी बाकी जो रह गया है, ठीक है, तो उसको पहले क्लियर करो, देन आफ्टर इस गुड्स को आप लेके जा सकते हो। तो वही बोला क्या है कि क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स क्या करता है, टू मेक पेमेंट ऑफ पोर्ट ट्रस्ट ड्यू। ओके, क्लियर हो गया होगा। आगे की बात करते हैं कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है, देखो इसका मतलब होता है टैक्स, यानी कि टैक्स वगैरह पे आउट करना। तो कस्टम क्लियरेंस एंड फॉरवर्डिंग एजेंट जो होता है, इसका भी पूरा प्रोसीजर निभाता है ताकि जो गुड्स मंगवाया है उसके ऊपर पूरा का पूरा पेमेंट हो जाए, बाकी ना रहे। आगे की बात करते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब क्या है कि अगर गुड्स आया है और आपने अगर इंश्योरेंस लिया था और इंश्योरेंस का पूरे भरपाई नहीं किए हो, तो सबसे पहले इंश्योरेंस की भरपाई भी आपको करनी पड़ेगी, देन आफ्टर आप गुड्स को लेके जा सकते हो। देखो क्या बोला इंश्योरेंस प्रीमियम में, द इम्पोर्टर हैज टू मेक पेमेंट अंडर FOB, फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्री ऑन बोर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये जो है इंश्योरेंस प्रीमियम ये कंपनियों के साथ होता है कि फ्री ऑन बोर्ड है, यानी कि जो भी लेके जाया जा रहा है इसका पेमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर उसका पेमेंट नहीं किया गया है तो सबसे पहले उस चीज का पेमेंट किया जाएगा, देन आफ्टर आप गुड्स को लेके जा सकते हो। आगे बात करते हैं पेमेंट ऑफ फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। मैंने पहले ही बताया था फ्रेट का मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, राइट ना। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है फ्रेट का मतलब, आप लोग याद रखना TC, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। तो देखो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जैसे बताया गया, द इंपोर्टर हैज टू मेक, क्या बोला है, द इंपोर्टर हैज टू मेक ऑफ फ्रेट अंडर शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा उसको सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेट का, देन आफ्टर वो लेके जा सकता है गुड्स। आगे की बात करते हैं एक्सपोर्टर पेमेंट। अब एक्सपोर्टर पेमेंट का मतलब है कि देखो एक्सपोर्टर वो बंदा होता है जिसने गुड्स को सेल किया। अगर गुड्स को सेल किया है आपके पास तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको पेमेंट करोगे, इंपोर्टर उसको पेमेंट करेगा। देखो क्या बोला है, द इंपोर्टर हैज टू मेक पेमेंट द एक्सपोर्टर एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, वो चाहे आज पेमेंट करे, वो चाहे कल पेमेंट करे, वो चाहे जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया डेट है उस टाइम करे। तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रहता है कि जब भी लेटर ऑफ क्रेडिट दिया जाए तो उसमें एक टाइम डिसाइड होता है कि मैं ए महीने में पेमेंट करूंगा, तो उसके हिसाब से वो पेमेंट करेगा। देखो क्या बोला था, एक्सपोर्टर ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द पेमेंट। तो उसके लिए जो बंदा है एक्सपोर्टर है वो ड्रॉ करता है बिल ऑफ एक्सचेंज उस सामने इंपोर्टर वाले के ऊपर कि ये समय में तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। और लास्ट है फॉलो। अगर सब कुछ सही रहा तो ऐसे ही प्रोसीजर आगे भी कंटिन्यू चलते रहेगा। तो क्या दिया है, the importer need to take follow up in respect of import of goods. If there are any discrepancies, importers should inform to the exporter। तो क्या बोला गया, अगर ऐसे ही सब ठीक ठाक चलते रहा तो फिर इसी को फॉलो अप किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आता है, डिस्क्रिपेंसी आती है, तो सबसे पहले एक्सपोर्टर को इन्फॉर्म किया जाए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखते हैं हम, लास्ट टॉपिक है हमारा एंटरपोर्ट ट्रेड। अब एंटरपोर्ट ट्रेड क्या होता है, राइट। एंटरपोर्ट ट्रेड में कुछ पॉइंट मतलब कुछ पैराग्राफ दिया, ज्यादा बड़ा नहीं दिया, ये तो मैंने पहले भी बता दिया कि एंटरपोर्ट ट्रेड होता क्या है, राइट ना। देखो क्या बोलता है, द टर्म एंटरपोर्ट हिस्टोरिकली refer to a seaport or warehouse where goods would be imported for storage।
or process before re-export. It also refers to the practice of re-exporting goods without processing or repacking them again. It is mainly used to refer duty-free ports with the high volume of re-export trade, and interport goods do not face any import or export duty अपॉन शिपमेंट फ्रॉम द पोर्ट। तो क्या बोला गया है, री एक्सपोर्ट का मतलब बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया है, बट इन द सेंस की सिंपल में आप समझना कि इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब यहाँ पे जो है आपको एक तरीके का सी पोर्ट तो रिफर किया जाएगा, वेयर हाउस भी दिया जाएगा, राइट, लेकिन यहाँ पे गुड ज्यादा समय तक आपको स्टोर करने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको री एक्सपोर्ट करना है। आपको री एक्सपोर्ट करना है इन द सेंस कि आपको जो एक्सपोर्ट किया गया गुड्स है उसको ही री एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि आप पहले आप इंपोर्ट करवाओगे, फिर उसके बाद जो है फिर से उस गुड्स में कुछ चेंजेस करना है, चेंज करके उसको फिर री एक्सपोर्ट कर दोगे आप, ठीक है। ये ज्यादातर क्या बोला गया है, ड्यूटी फ्री पोर्ट होता है। ड्यूटी फ्री का मतलब अगर जो बंदा इस काम में है, जो बंदा इस काम को कर रहा है वो फ्रीली, यानी कि यहाँ पे उसको इंपोर्ट ड्यूटी देने की जरूरत नहीं, एक्सपोर्ट ड्यूटी देने की जरूरत नहीं, वो फ्रीली कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये होता है एंटर पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बोला डू नॉट फेस एनी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, याद रखना। देखो एग्जांपल क्या दिया गया है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ये वाला पॉइंट जैसे मैंने एक बार बताया था, आप लोग को शायद याद होगा, ठीक है। तो देखो क्या बोलता है, इंडिया जो है क्या किया, इंपोर्ट करवाया है रॉ मटेरियल साउथ अफ्रीका से, और वही चीजें एक्सपोर्ट कर दिया है जापान को। यहाँ पे जापान को इंडिया ने इंपोर्ट करवाया साउथ अफ्रीका से, और वही गुड्स को फिर से जापान को बेच दिया। तो आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस वीडियो में जो है हमारा एक चैप्टर भी फिनिश आउट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। तो आप लोग याद रखना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।